भारत के इतिहास में तीन स्वर्ण युग माने जाते हैं। आज से तकरीबन 2300 साल पहले मौर्य साम्राज्य, आज से 1600-1700 साल पहले गुप्त साम्राज्य और आज से 400 साल पहले मुगल साम्राज्य। आज मुगल साम्राज्य इतिहास की कचहरी के कटघरे में खड़ा है। इस पर इल्जाम लगाने वाले इसको कोसते नहीं थकते, पर वास्तव में मुगलों ने भारत को जो राजनीतिक स्थिरता दी है, शासन व्यवस्था दी है और सांस्कृतिक सौगात दी है, उन्हें केवल वे ही लोग नकार सकते हैं जो किसी न किसी कारण मुगलों से अंधी नफरत करते हों। हम सभी जानते हैं कि मुगलों को भारत में स्थापित करने वाला व्यक्ति था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। हालांकि बाबर महज एक हमलावर बनकर आया था, पर परिस्थितियों की वजह से या किन्हीं अन्य कारणों से उसके उत्तराधिकारियों और आने वाली पीढ़ियों ने आखिर भारत को ही अपना घर बना लिया। लेकिन हम में से बहुत ही कम लोग होंगे जिन्हें भारत पर हमले से पहले बाबर की जिंदगी की जानकारी हो। आज हम वहां की बात करेंगे जहां बाबर हमलावर नहीं था, बल्कि वहां की माटी का लाल था, यानी बाबर की मातृभूमि फरगना, जो आज मध्य एशिया के एक देश उज्बेकिस्तान में है। उससे पहले एक नजर हम बाबर के पूर्वजों को देख लेते हैं। तैमूर लंग से हम सभी वाकिफ हैं। तैमूर की मृत्यु सन 1405 में हो गई। उसके तकरीबन 8 दशकों बाद और 6 पीढ़ियों बाद फरगना में बाबर का जन्म हुआ। इस वंशावली को एक बार समझ लेते हैं। तैमूर का तीसरा बेटा मीरान शाह का छोटा बेटा सुल्तान मोहम्मद और सुल्तान मोहम्मद का बेटा अबू सईद मिर्जा, जो कि बाबर का दादा था। अबू सईद मिर्जा को तुर्कमानों ने मार डाला और आज के तुर्कमेनिस्तान की नींव पड़ी। अबू सईद मिर्जा के 4 बेटे थे, जिन्होंने तैमूरी राज्य को आपस में बांट लिया और ये फरगना आया उमर शेख मिर्जा द्वितीय के हिस्से में, जो अबू सईद मिर्जा का बेटा था और बाबर का पिता था। यहां हम सिर्फ बाबर की बात कर रहे हैं, वरना इन 6 पीढ़ियों का इतिहास भी कम सनसनीखेज नहीं है। इसीलिए हम इसे अलग से देखेंगे, जहां हम ये भी देखेंगे कि कैसे ये लोग मंगोल से मुगल बन गए। फरगना के अमीर उमर शेख मिर्जा की 7 बेगमें थीं। उनमें सबसे खास थी कुतलुग निगार खानम या कतलग निगार खानम। इनके यहां 14 फरवरी सन 1483 के दिन बाबर का जन्म हुआ। बाबर उमर शेख मिर्जा का सबसे बड़ा बेटा था और इसीलिए फरगना का युवराज भी था। बाबर के जन्म के 2 साल बाद उसका एक छोटा सौतेला भाई भी जन्मा, जहांगीर मिर्जा, और उसके भी 2 साल बाद एक और भाई नसीर मिर्जा। लेकिन उमर शेख मिर्जा के सबसे बड़े बेटे होने के नाते फरगना के तख्त पर पहला दावा बाबर का ही था। जून सन 1494 में एक दिन यूं ही अपने महल की छत पर बने कबूतर खाने में कबूतरों को दाना खिलाते हुए उमर शेख मिर्जा का पैर फिसला और वो महल के नीचे की गहरी खाई में गिरकर मर गया। उमर शेख मिर्जा के बाद 11 साल के बाबर को अपने 3 चाचाओं और अशुभ चिंतक दरबारियों से खतरा था। वो सभी जहांगीर मिर्जा को कठपुतली बनाकर फरगना के तख्त पर बैठाना चाहते थे, लेकिन अपनी नानी के रुतबे के बदौलत केवल 11 बरस की उम्र में सन 1494 में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर फरगना का अमीर बन गया। ये सारी जानकारी हम आपको बाबर की आत्मकथा बाबरनामा के हवाले से दे रहे हैं। चूंकि तैमूर का ऐसा दावा था कि वो चंगेज खान का वंशज है, इसलिए वो खुद को मंगोल बताता था। इसी शब्द मंगोल को फारसी में मुगल कहते हैं। लिहाजा बाबर खुद को तैमूरी और मुगल कहता था। तैमूर का विशाल पुश्तैनी साम्राज्य अब गुजरे जमाने की याद भर बनकर रह गया था, लेकिन यह दास्तान बार बार बाबर को प्रेरित कर रही थी कि 6 पुश्तों पहले के तैमूर के साम्राज्य को फिर से जीवित करें, जिससे वही पुराना वैभव फिर से जाग उठे। केवल 14 साल की उम्र में बाबर ने तैमूर की ऐतिहासिक राजधानी समरकंद को जीतने की कोशिश की। मई सन 1497 में आखिर उसने समरकंद जीत ही लिया। बाबर को ऐसा लग रहा था कि उसने फिर से फरगना को समरकंद से जोड़ दिया है, पर दुश्मनों के फैलाए विद्रोह से समरकंद में बाबर की सेना में अफरा तफरी मच गई। बाबर इस समय उम्र में काफी छोटा था, तजुर्बे की सख्त कमी थी, काफी अपरिपक्व था और साथ ही साथ बहुत बीमार भी रहता था। तो वो बेबस होकर यह सब तमाशा देखता रहा। लेकिन तभी फरगना में एक और विद्रोह हो गया। बाबर के विरोधियों ने बगावत करके बाबर के छोटे सौतेले भाई जहांगीर मिर्जा को फरगना के तख्त पर बैठा दिया। अब बाबर से रहा नहीं गया।
वो समरकंद से फरगना की ओर निकल पड़ा। लेकिन आधे ही रास्ते में उसे पता चला कि उसके दुश्मनों ने फिर से समरकंद ले लिया है। न तो फरगना हाथ में रहा और न ही समरकंद मिल पाया। तो बाबर अब न घर का रहा न घाट का। इस दर्द को बाबर अपनी रहती जिंदगी नहीं भुला पाया। इतनी घोर निराशा के दिनों में भी बाबर ने हिम्मत नहीं हारी। फिर से वापस लौटकर दुश्मन को नेस्तो नाबूद करने की कसम खाई और ताजिकिस्तान और पूर्वी अफगानिस्तान के बदख्शान क्षेत्र के इन भयानक पहाड़ों में जाकर अपना बसेरा कर लिया। वहां रहकर उसने ताजिक लोगों की एक मजबूत सेना बनाई और 2 साल बाद यानी सन 1501 में फिर से समरकंद जीत लिया। लेकिन अब समय हमेशा के लिए बदल चुका था। ये वो तैमूर के जमाने का मध्य एशिया नहीं था और न ही बाबर तैमूर जैसा प्रतिभाशाली था। तो 16वीं सदी बाबर के लिए कठिन परीक्षाओं का सिलसिला लेकर आई। अब मध्य एशिया की राजनीति एक निर्णायक मोड़ लेने जा रही थी। इस समय वहां उज़्बेकों का बोलबाला था। आपको याद दिला देते हैं कि इन्हीं उज़्बेकों की मदद से बाबर के दादा अबू सईद मिर्जा ने तैमूरी राज्य हासिल किया था और उसे एकजुट किया था। तो उज़्बेकों ने सन 1500 तक प्रकट होकर ख्वारिज्म और बुखारा ले लिए थे और सन 1501 में समरकंद में बैठे बाबर को घेर लिया। उज़्बेकों का नेता था मोहम्मद शायबानी या शैबक खान। यह शैबानी या शैबक खान बाबर का सबसे खतरनाक शत्रु था। सारे जीवन में कभी भी बाबर को शैबानी से ज्यादा कठिन प्रतिद्वंदी नहीं मिला। विडंबना देखिए कि शैबानी के दादा ने बाबर के दादा अबू सईद मिर्जा की राज्य जीतने में मदद की थी सन 1451 में, और अब तब से ठीक 50 साल बाद यानी सन 1501 में उन्हीं के पोते आपस में मरण मारण की लड़ाई लड़ रहे थे। सन 1501 में शैबानी ने बाबर को समरकंद से बाहर खदेड़ दिया था और फिर से 2 साल तक बाबर उत्तरी अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान बदख्शान में मारा मारा फिरता रहा। सन 1503 तक शैबानी के नेतृत्व में उज़्बेकों ने बाबर की पुश्तैनी रियासत फरगना पर भी कब्जा कर लिया। इस तरह से आज के उज़्बेकिस्तान का जन्म हुआ और उस दिन से फरगना आज भी उज़्बेकिस्तान में ही है। खैर, बाबर बदख्शान के दुर्गम पहाड़ों में अपनी किस्मत ढूंढता फिर रहा था। उसने फिर से अपनी सेना संगठित की और अब उत्तर में न जाकर दक्षिण की ओर ध्यान दिया। उसने सन 1504 तक बल्ख और काबुल दोनों पर कब्जा कर लिया, पर शैबानी से वो भी नहीं देखा गया। उसने तुरंत ही बल्ख भी बाबर से छीन लिया। अब केवल काबुल का राज्य ही बाबर के पास रह गया था। 6-7 साल तक बाबर तैयारी करता रहा। इस दौरान सन 1505 में उसने पेशावर पर एक हमला किया। इसे कई इतिहासकार बाबर का भारत पर पहला हमला बताते हैं। इस अभियान में बाबर ने काबुल और सिंधु नदी के बीच के समूचे क्षेत्र को अपनी गिरफ्त में कर तो लिया, पर अभी यह संघर्ष और लंबा चलने वाला था, करीब 1.5 दशक तक। इस समय कंधार पर इन्हीं मंगोलों की एक शाखा अरगन घराना राज कर रहा था। सन 1507 में बाबर ने काफी मशक्कत के बाद कंधार ले लिया। वहां के अरगन राजवंश को उसने कंधार से खदेड़ दिया और सिंध की तरफ भगा दिया। इस अरगन राजवंश ने सिंध के क्षेत्रीय राजघराने वहां के मुस्लिम राजपूत राजवंश संबा को हटा के सिंध में अपना राज्य स्थापित किया। सन 1507 में ही बाबर ने काबुल घाटी के पठानों पर फिर से शिकंजा कसा। इसी बीच शैबानी ने कंधार लेने की नाकाम कोशिश की। फिर सन 1510 में अचानक से एक दिन काबुल में बैठे बाबर को एक खुशखबरी मिली। उसका दुश्मन अव्वल मोहम्मद शैबानी फारस के पहले सफवी शाह इस्माइल प्रथम के हाथों मारा गया था। लेकिन इसके साथ साथ ही एक सीमा भी निर्धारित हो गई थी। पश्चिम में फारस के इस नए शक्तिशाली सफवी साम्राज्य के उठते ही बाबर की ईरान में साम्राज्य विस्तार की संभावना खत्म हो गई। इसलिए अब बाबर फारस में कुछ नहीं कर सकता था, केवल मध्य एशिया में ही वो करतब दिखा सकता था, और उसने शैबानी की नामौजूदगी का पूरा पूरा फायदा उठाया। सन 1511 में बाबर ने उज़्बेकों को आब दर्रा के युद्ध में बुरी तरह से हरा दिया और मध्य एशिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर फिर से कब्जा कर लिया। यह था बाबर का पहला साम्राज्य, काबुल से लेकर कैस्पियन सागर तक फैला हुआ मुगल साम्राज्य। अपने दादा अबू सईद मिर्जा की तरह ही बाबर ने भी अपना पुश्तैनी साम्राज्य काफी हद तक एकजुट कर लिया था। बाबर के इस पहले मुगल साम्राज्य को लेकर एक आम हिंदुस्तानी लगभग अनजान है, और इतिहास में ऐसे काफी कम लोग हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में 2 अलग अलग जगहों पर 2 अलग अलग साम्राज्य बनाए। तो ये थी बाबर की एक महान उपलब्धि, पर यह खुशी क्षण भंगुर थी। अगले ही साल
सन 1512 में उज़्बेकों ने फिर से हमला करके बाबर को उज़्बेकिस्तान में गजदीवान के युद्ध में हरा दिया। बाबर को हमेशा के लिए मध्य एशिया से बाहर कर दिया। उस दिन से आज तक ख्वारिज्म, बुखारा, समरकंद, ताशकंद और फरगना ये सभी जगह उज़्बेकिस्तान में ही हैं। उज़्बेकों ने अपना एक राज्य स्थापित किया। जैसे सुल्तान की सल्तनत होती है, वैसे ही खान की खानात होती है। इतना सब हो जाने के बावजूद बाबर ने हार नहीं मानी। वो खुद को अफगानिस्तान में मजबूत करता चला गया। उसने फारस के सफियों से मदद ली, फिर से समरकंद हथियाने की कोशिश की सन 1513 में। लेकिन समय करवट ले चुका था। मध्य एशिया से तैमूरियों का सफाया हो चुका था। इस सच को बाबर जितनी जल्दी स्वीकार करता, उतना ही फायदे में रहता। अब सारे तैमूरियों में सिर्फ एक बाबर ही बच गया था, जिसके पास कुछ राजपाट था, वो भी केवल काबुल कंधार के आसपास। गजदीवान के युद्ध के बाद करीब 10 साल तक बाबर अफगानिस्तान में ही अपनी सत्ता मजबूत करता रहा। इस दौरान बाबर ने तुर्की की ओटोमन सल्तनत से और फारस के सफवी साम्राज्य से बहुत अच्छा व्यवहार बना लिया। मंगोलों और तुर्कों से युद्ध के तौर तरीके तो उसको विरासत में ही मिले थे। तुर्की बंदूक तकनीक की बदौलत उसने बेहतरीन बंदूकचियों की बेजोड़ पलटनें तैयार कर ली। ओटोमन सल्तनत की मदद से बाबर ने एक मजबूत तोपखाना तैयार किया। तो इन सब के संयोग से बाबर की ताकत कई गुना बढ़ गई। काबुल घाटी और सिंधु नदी के बीच खैबर के आसपास के पठानों को काबू में करना सारे इतिहास में किसी के लिए भी आसान नहीं रहा है। बाबर के लिए भी आसान नहीं था। सन 1519 में पठानों और बाबर के बीच में बाजौर का घनघोर युद्ध हुआ और इस युद्ध में बाबर ने इन स्थानीय जातियों और कबाइलियों को निर्णायक रूप से हराकर हिंदू कुश पर्वत पर अपना परचम मजबूती से गाड़ दिया। सन 1504 से लेकर सन 1519 तक 15 साल की कड़ी मशक्कत के बाद बाबर ने खैबर के पठानों को आखिर अपने बस में कर ही लिया। इस तरह से सिंधु के पश्चिम में और आधे से ज्यादा अफगानिस्तान में अब बाबर का ही राज था। बाबर के पश्चिम में अत्यंत शक्तिशाली फारस का सफवी साम्राज्य था। पूरब में ऊंचे ऊंचे दुर्गम पर्वत, जिन पर कब्जा करना समझदारी नहीं हो सकती थी, और उत्तर में तरोताजा उज़्बेकों की बुखारा खानात। तो अब बाबर के पास केवल एक ही दिशा रह गई थी। उससे दक्षिण में पंजाब और उत्तरी भारत, जहां की दिल्ली सल्तनत काफी पुरानी और काफी कमजोर पड़ चुकी थी। अफगानिस्तान में पैर जमा लेने के बाद बाबर ने हिंदुस्तान का रुख किया। भारत में सन 1517 में इब्राहिम लोदी दिल्ली सुल्तान बना। इब्राहिम लोदी के रवैये की वजह से उसके अफसर, दरबारी, अमीर, सामंत सभी खासे नाखुश थे, नाराज थे। वैसे भी दिल्ली सल्तनत अब 300 साल पुरानी हो चुकी थी। भ्रष्टाचार आसमान छू रहा था। उधर सल्तनत के पंजाब सूबे के बागी सूबेदार दौलत खान लोदी के इशारे पर बाबर पंजाब को आहिस्ता आहिस्ता निगलता चला जा रहा था। सन 1521 तक उसने चिनाब नदी तक का इलाका हथिया लिया। दौलत खान लोदी को इब्राहिम लोदी ने पंजाब से भगा दिया। दौलत खान के अलावा इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान या अलाउद्दीन को इब्राहिम ने बेइज्जत कर दिया था। इन दोनों ने आखिर बाबर को न्योता दे ही दिया कि वो दिल्ली आकर अपने पूर्वज तैमूर का 125 साल पुराना किस्सा दोहराए। सन 1525 में बाबर ने पंजाब के बचे हुए हिस्से पर हमला कर दिया। उसने पंजाब की राजधानी लाहौर पर कब्जा कर लिया और वहां काफी कत्लेआम और लूटपाट हुई। इस समय सिखों के पहले गुरु नानक हज यात्रा से वापस आ चुके थे और उन्होंने पंजाब में बाबर के हमलों का और उससे उपजे अत्याचारों का आंखों देखा हाल बताया है। ऐसा कहा जाता है कि खुद गुरु नानक को बाबर ने कैद कर लिया था, पर यह बड़े आश्चर्य की बात है कि संतों के आगे सुल्तानों की आज दिन तक कभी नहीं चली। तो गुरु से प्रभावित होकर बाबर ने उन्हें रिहा कर दिया, लेकिन इससे बाबर के इरादों और चरित्र दोनों पर ही कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा। लाहौर में कुछ समय रुकने के बाद बाबर ने आलम खान को पंजाब का सूबेदार बना दिया और दौलत खान के साथ एक सेना दिल्ली पर हमला करने के लिए भेज दी। इस सेना ने इब्राहिम लोदी को दिल्ली में घेरने की नाकाम कोशिश की। इससे एक तरफ जहां इब्राहिम लोदी को अपनी ताकत का गलत अंदाजा हो गया, वहीं बाबर ने लोदी की ताकत का सही सही आकलन कर लिया। तो आखिर बाबर खुद सरहिंद होते हुए दिल्ली पर चढ़ाया। जवाब में इब्राहिम लोदी बाबर से टक्कर लेने के लिए खुद दिल्ली से पंजाब की ओर चल पड़ा। नतीजन इब्राहिम लोदी से बाबर का पहला, अंतिम और अत्यंत निर्णायक युद्ध हुआ 21 अप्रैल सन 1526 के दिन,
दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर उत्तर में पानीपत में। तो ये थी पानीपत की पहली लड़ाई। ये पानीपत का पहला युद्ध बाबर बंदूक और बारूद के बदौलत जीत गया। इब्राहिम लोदी लड़ता हुआ मारा गया और उसके साथ ग्वालियर का राजा विक्रमादित्य तोमर भी मारा गया। 325 साल पुरानी दिल्ली सल्तनत का अंत तुरंत हो गया। इस युद्ध में मिली जीत की याद में बाबर ने पानीपत में एक मस्जिद बनवाई, जो आज भी काबुली बाग में मौजूद है। तो पानीपत की इस पहली लड़ाई के साथ ही दिल्ली पर बाबर का कब्जा हो गया और बाबर ने तुरंत अपने सेनापतियों को अलग अलग दिशाओं में भेज दिया ताकि खास शहरों और किलों को जीता जा सके। हुमायूं ने एक साधारण घेराबंदी के बाद आगरा पर कब्जा कर लिया, पर अभी भी आगे की डगर आसान नहीं थी। बाबर से लोहा लेने के लिए उत्तर मध्य भारत में 3 गुट बन गए थे। अफगानों के 2 गुट थे। पश्चिमी अफगान संघ, जो पंजाब से अवध तक फैले हुए अफगानों का संगठन था और जिसका मकसद था दिल्ली में इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी को फिर से स्थापित करके दिल्ली सल्तनत को बरकरार रखना। और इसके अलावा था पूर्वी अफगान संघ, जो अवध, बनारस, बिहार और बंगाल में बाबर से लड़ने को बिल्कुल तैयार बैठा था। इन 2 अफगान गुटों के अलावा मेवाड़ के राणा सांगा के नेतृत्व में बना एक शक्तिशाली राजपूत संघ भी था। राणा सांगा चाहते थे कि बाबर जैसे विदेशी आक्रमणकारी को भारत से भगाकर 300 साल बाद दिल्ली को फिर से राजपूतों के हाथों में लाया जाए। अभी भी इतिहासकारों में मतभेद है कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया या बाबर ने राणा सांगा से मदद मांगी। जो भी हो, राणा सांगा ने राजनीतिक सूझबूझ दिखाई। उन्होंने न तो इब्राहिम लोदी की रक्षा की और न ही बाबर की कोई भी किसी प्रकार की मदद की। हालांकि इस तटस्थता को बाबर ने राजपूतों से लड़ाई करने का बहाना बना लिया। वो सोचता था कि राजपूतों को आसानी से हराया जा सकता है, जो कि वास्तव में इतना आसान भी नहीं था। उल्टा पानीपत से ज्यादा कठिन परीक्षा तो ये थी। लेकिन राजपूतों से पहले पश्चिमी अफगान संघ का सफाया जरूरी था। इसका पहला सबसे मजबूत मोर्चा तो सन 1526 में पानीपत में ही ढह गया था। फिर एक टुकड़ी आगरा और जयपुर के बीच बयाना में आ गई। यहां उसे राणा सांगा से मदद की दरकार थी। दूसरी टुकड़ी आगरा में थी, जिस पर हुमायूं ने पहले ही फतेह पा ली थी। तीसरी टुकड़ी आगरा के दक्षिण में चंबल पार ग्वालियर के मजबूत किले में मौजूद थी और चौथी टुकड़ी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गंगा के पार मुरादाबाद के पास संभल में थी। तो ये थी पश्चिमी अफगान संघ की कुछ खास टुकड़ियां। बाबर ने एक सेना भेजकर संभल को घेर लिया और संभल के गिरते ही आज का रोहिलखंड कहलाने वाला सारा इलाका अब बाबर की पकड़ में आ गया। ऐसा ही कुछ हुआ ग्वालियर के साथ भी। उसके बाद बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को भेजकर अवध, जौनपुर, बनारस और कालिंजर पर भी कब्जा कर लिया। उधर संभल के साथ साथ बाबर ने धौलपुर, इटावा और ग्वालियर पर भी कब्जा कर लिया था। लेकिन बयाना पर कब्जा करने गई मुगल सेना को अफगानों और राणा सांगा ने हराकर सन 1527 की फरवरी में वापस लौटा दिया। बाबर इस वक्त आगरा में था, हुमायूं के लौटने का इंतजार कर रहा था। ये वो वक्त था जब राणा सांगा बयाना में थे और आसानी से बाबर को हरा सकते थे। अब बाबर और राणा सांगा का सीधा मुकाबला था। 16 मार्च सन 1527 के दिन फतेहपुर सीकरी से कुछ दूरी पर खानवा में बाबर और राणा सांगा के बीच जोरदार टक्कर हुई। इस घमासान युद्ध में दोनों पक्षों का भारी नुकसान हुआ, लेकिन राजपूतों का तो मोर्चा ही ढह गया। बाबर की तोपों और बंदूकों के आगे राजपूती तेवर, तीर और तलवार नहीं टिक सके। इस खानवा की घमासान के दौरान ही मैदान में राणा सांगा बुरी तरह से घायल हो गए और उन्हें बेहोशी की हालत में मैदान से बाहर ले जाना पड़ा। मौका देखकर राणा सांगा का दाहिना हाथ मेदिनी राय भी ग्वालियर से दक्षिण में बसी अपनी राजधानी चंदेरी लौट आया और बाबर से आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो गया। खानवा में राजपूतों को मुगलों के हाथ मिली इस निर्णायक पराजय के बाद इतिहास में राजपूत फिर कभी इस पैमाने पर एकजुट नहीं हो पाए। इससे पहले कि राणा सांगा फिर से बाबर को चुनौती दे पाते, जनवरी सन 1528 में उनकी मृत्यु हो गई और उन्हीं के साथ साथ राजपूतों की एकता का भी अंत हो गया। बाबर ने अपने अभी तक की जिंदगी में खानवा से बड़ी लड़ाई लड़ी या नहीं लड़ी, इस पर अभी शोध बाकी है। अब दिल्ली, आगरा, ग्वालियर यानी उत्तरी हिंदुस्तान के एक खास शहर पूरी तरह से बाबर के कब्जे में सुरक्षित थे। ग्वालियर के किले को देखकर तो बाबर भौचक्का रह गया। उसने ग्वालियर के किले की भूरी भूरी प्रशंसा की और ठीक भी है। मध्य एशिया में ऐसा भव्य दुर्ग कोई था भी नहीं। कहीं उसने चित्तौड़ या मांडू देख लिया होता तो। बहरहाल सन 1528 में बाबर ने ग्वालियर होते हुए चंदेरी में बैठे मेदिनी राय पर हमला कर दिया।
चंदेरी की ऐतिहासिक लड़ाई में मेदिनी राय लड़ता हुआ मारा गया और वहां की राजपूत महिलाओं ने पहले ही जौहर कर लिया था। तो इस तरह से सन 1528 तक राजपूत संघ का भी अंत हो गया। अब बच गया था पूर्वी अफगान संघ। इस पूर्वी अफगान संघ को खत्म करने के लिए बाबर ने अवध होते हुए घाघरा नदी के किनारे फरवरी सन 1529 में डेरा डाला। यहां पर आपको एक दिलचस्प बात बता देते हैं। घाघरा नदी मतलब सरयू नदी, वही सरयू नदी जिसके किनारे अयोध्या बसी हुई थी, और इसी अयोध्या का अपभ्रंश है अवध। ऐसा आजकल माना जाता है कि अयोध्या की विवादित बाबरी मस्जिद बाबर के आदेश पर मीर बाकी ने राम जन्मभूमि पर सन 1528 या 29 के दौरान बनवाई थी, यानी लगभग इसी समय। तो ये अयोध्या की बाबरी मस्जिद पानीपत और संभल के बाद भारत में कायम की गई बाबर की तीसरी मस्जिद थी। संभल में इसलिए मस्जिद बनवाई थी क्योंकि हिंदुओं में ऐसी मान्यता है कि विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म संभल में होने वाला है। अब वापस आ जाते हैं पूर्वी अफगान संघ पे। पूर्वी अफगान संघ बाबर से लड़ने को बेकरार था। यहां इब्राहिम लोदी का भाई महमूद खान लोदी भी था और उसका जीजा बंगाल सुल्तान नुसरत शाह भी था, और इन दोनों के साथ में था बिहार का नाबालिग शासक जलालुद्दीन लोहानी। इसी बिहार के बालक सुल्तान जलालुद्दीन लोहानी का संरक्षक था भविष्य का उत्तर भारत का सम्राट शेर शाह सूरी। तो मई सन 1529 में उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर छपरा के पास गंगा और घाघरा नदी के संगम पर और उसके इर्द गिर्द ये घाघरा का युद्ध लड़ा गया। इसमें केवल प्यादों, घुड़सवारों और तोपों का ही नहीं, नावों का भी भरपूर इस्तेमाल हुआ। इस युद्ध में बाबर ने निर्णायक रूप से पूर्वी अफगानों को पराजित कर दिया और गंगा के मैदानों पर अपनी मोहर लगा दी। महमूद लोदी मारा गया और बंगाल सुल्तान नुसरत शाह कमजोर पड़ गया। वो भागकर अपनी राजधानी गौर चला गया। बिहार का बालक सुल्तान लोहानी और उसका संरक्षक फरीद खान यानी शेर शाह सूरी बाबर की सेवा में आ गए। बाबर फरीद खान से यानी शेर शाह सूरी से बेहद प्रभावित हुआ। उसको इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि यही शेर शाह सूरी एक दिन बाबर के बेटे हुमायूं को भारत से बाहर खदेड़ देगा। अफगान संघ का हिस्सा होने के नाते शायद ऐसी शेर शाह सूरी की मंशा रही हो। अब बाबर का साम्राज्य काबुल और कंधार से लेकर बिहार में कोसी और गंगा के संगम तक फैला हुआ था। ये घाघरा का युद्ध बाबर का अंतिम युद्ध था। अब बाबर के पास भारत में कोई भी दुश्मन बाकी नहीं था। बाबर ने बाहरी समस्याओं पर तो फतेह पाली, पर घर की समस्याएं ही आखिर में इंसान को खोखला कर देती हैं। अब बाबर के घर परिवार को देख लेते हैं। बाबर की करीब 8 से 10 बेगमों का जिक्र आता है। इनसे बाबर को कम से कम 9 बेटे और 9 बेटियां हुई। बाबर का सबसे बड़ा बेटा नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं सन 1508 में माहम बेगम से जन्मा था। गुलरुख बेगम से उसको 2 बेटे हुए, कामरान मिर्जा और अस्करी। चौथे महत्वपूर्ण बेटे हिंदाल का जन्म दिलदार बेगम से हुआ था। ये थे बाबर के 4 खास बेटे जिनका यहां जिक्र जरूरी था। बाबर को अपने बेटे हुमायूं से बहुत ज्यादा मोह था, जरूरत से बहुत ज्यादा। ऐसा कहा जाता है कि हुमायूं बहुत बीमार रहने लगा था, तो बाबर ने ईश्वर से प्रार्थना की कि हुमायूं की सारी बीमारी बाबर को आ जाए, मतलब बाबर की उम्र हुमायूं को लग जाए। तो ऐसी किंवदंती है कि बाबर ने हुमायूं की सारी बीमारी खुद पर ले ली और इसी वजह से बाबर की मृत्यु हो गई। जो भी हो, पर अपने इतने बड़े साम्राज्य को एकजुट करने का और व्यवस्थित करने का मौका बाबर को नहीं मिला। कुछ अज्ञात कारणों से 26 दिसंबर सन 1530 के दिन बाबर की आगरा में मृत्यु हो गई। कुछ स्रोतों के हिसाब से बाबर की मृत्यु आगरा से दक्षिण में धौलपुर में हुई थी, लेकिन पहले बाबर को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, जिसे आज हम रामबाग कहते हैं। बाद में बाबर के शव को काबुल ले जाकर दफना दिया गया। वहां आज भी बाग बाबर में उसकी समाधि है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भले ही भारत और भारतीयों की घोर निंदा की हो, भले ही आज हम बाबर को एक विदेशी आक्रांता और अत्याचारी के रूप में जानते हों, पर वो अपने जमाने का एक बेहतरीन सेना नायक था, एक अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व था, बल्कि उस जमाने के दुनिया भर के नामचीन सेना नायकों में बाबर की गिनती होती है। अक्सर बाबर को भारत में तोपें लाने का श्रेय दिया जाता है, पर यह दावा अधूरा है। दक्षिण भारत की बहमनी सल्तनत के पास पहले से ही तोपें आ गई थीं, बाबर के आने से 50 साल पहले से। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि उत्तर भारत को तोपों की शक्ल बाबर ने ही दिखलाई।
और भारत की युद्ध शैली में इस नए बारूद और तोपखाने से एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। अब एक सवाल और आता है कि बाबर भारत को लूटने आया था या राज करने? जवाब है कि राज करने ही आया होगा। हालांकि अगर वो और जीता तो राजधानी काबुल में ही रखता, और इससे पहले भी वो ये कर चुका था। याद है आपको, वो काबुल से 3 साल तक बाहर रह चुका था। तो अगर राज फैलाना हो, घर की ड्योढ़ी, घर की दहलीज पार करनी ही पड़ती है। इस बात को केवल महत्वाकांक्षी लोग ही समझ पाएंगे। मात्र 14 साल की उम्र से आखिर तक वो लड़ता ही रहा। इसलिए बाबर की जिंदगी में अभियानों के अलावा कोई खास दूसरा पहलू नहीं था। जैसा कि सब में होता है, बाबर में भी तमाम अच्छाइयां और बुराइयां थी। बाबर की बुराइयों का तो भारत में भरसक प्रचार हुआ है। बाबर से हमको कुछ और नहीं तो कम से कम एक सीख तो मिलती ही है। सुनने में एक ही बात लगेगी, लेकिन है दो अलग अलग बातें। वो है, नंबर 1, कभी भी हार न मानना, और नंबर 2, परिस्थितियों को हरा देना।